Hey everyone, this is Asa Dubey. In the previous lecture, we have started our chapter How do organisms reproduce. वहाँ पे हमने reproduce means reproduction का मतलब जाना, that reproduction की definition क्या होती है. Reproduction is a biological process in which new organisms of the same kind reproduce by the parent organism. Same kind कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज होती है वो चीजें सेम होती है. रिप्रोडक्शन के कई सारे सिग्निफिकेंस है कि क्यों रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है. क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस को आप लाइफ प्रोसेस कह सकते हो? तो हमने वहां पे जाना था कि बिल्कुल नहीं, वो कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेनिफिशियल भी है. रिप्रोडक्शन क्या करता है, जो भी स्पीसीज हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अगर कोई एक इंडिविजुअल सोच ले कि रिप्रोडक्शन नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर एक होल स्पीसीज ने सोच लिया है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे के टाइम पे उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उनके स्पीसीज का कोई नामो निशान नहीं बचेगा. सो हमने रिप्रोडक्शन का मतलब जान लिया था, रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीजें जानी थी. रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल. आज हम जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में प्रेजेंट होता है एंड किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो लेट्स स्टार्ट. यह रिप्रोडक्शन हमने डिवाइड किया हुआ था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में. एसेक्सुअल में क्या है, कहीं भी किसी भी तरह का गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता. इफ देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन देन देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन. इतनी बात क्लियर थी. नेक्स्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा. अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी कि दोनों गैमीट्स को फर्टिलाइज किया जाए. एक बात और हमने पढ़ी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से हो जाता है. यहाँ पे क्या है कि 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल पेरेंट से काम चल जाएगा. यहाँ पे सिंगल पेरेंट, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 2 इंडिविजुअल चाहिए विद द डिफरेंट सेक्स. जैसे कि एक अगर फीमेल है तो दूसरा वाला मेल होना चाहिए. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा. यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पेरेंट की जरूरत है. वन शुड बी मेल एंड अदर देन फीमेल, अदर विल बी फीमेल. यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स दिए हुए हैं, यही सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, क्यों हमें पढ़ना है वो चीज समझेंगे, देन सारे उनके टाइप्स समझते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने बात की है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो भी एक इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करने जा रहा है. वहां पे क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है. द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय मियोसिस. यहाँ पे कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है जो रिप्रोडक्शन करने जा रहा है वो अपने जैसा वो गैमीट नहीं क्रिएट करता है. यहाँ पे गैमीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, नहीं फॉर्मेशन होता है. मियोसिस और माइटोसिस के बारे में एक बहुत छोटी सी पॉइंट हम समझ लेते हैं, आगे क्लासेस में आपको फुल डिटेल दी जाएगी. मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, जब भी हमें पता है हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, तो सेल से मिलके बनी हुई है बॉडी मींस सेल का डिवीजन हो रहा होगा तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है. या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है. तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो यहाँ पे 2 तरह से सेल डिवीजन होता है. एक होता है माइटोटिकली, ठीक है, या फिर मियोटिकली हम बोलते हैं. एक मियोसिस प्रोसेस होता है, एक माइटोटिक होता है. मियोसिस बोले या फिर माइटोटिक, ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं. तो जो माइटोसिस होता है, यहाँ पे हमने जो रेप्लिकेशन वाली बात की थी कि सेल जो होता है अपने जैसा एक डुप्लीकेट प्रिपेयर करता है, अपनी कार्बन कॉपी प्रिपेयर करता है. तो इनके जो भी मटेरियल्स होते हैं सेल उनका डुप्लीकेशन करेगा, डॉटर सेल्स प्रिपेयर करते हैं. इस चीज को हम माइटोसिस में देखते हैं. माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, वेयर एज हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस क्या करता है, नंबर्स को रिड्यूस कर देता है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है. तो मियोसिस को हम बोलते हैं. दोनों टाइप है सेल डिवीजन के, एक होता है माइटोसिस
एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या करेगा? इक्वली डिवाइड करेगा और ये नंबर्स को रिड्यूस कर देता है। जो भी क्रोमोसोम नंबर हुए, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये इनके नंबर को रिड्यूस कर देते हैं। तो बेसिकली आप यहां से ये जानो, माइटोसिस रिडक्शनल डिवीजन कराता है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कराएंगे और जो माइटोसिस होते हैं वो इक्वेशनल डिवीजन कराते हैं। ये चीज आपके सिलेबस में इतनी ही है, बस आप नेम से थोड़ा फैमिलियर रहो। तो कहां पे थे हम? द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस। हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी इंडिविजुअल करते हैं वो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमोसोम के नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, ना तो इंक्रीज हो रहे हैं ना ही डिक्रीज हो रहे हैं। तो पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्रोमोसोम का नंबर ना कहीं बढ़ रहा है ना कहीं घट रहा है। सिंस देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होते हैं। न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल, जो पेरेंट ने अपने जैसा रिप्रोडक्शन करके एक नया इंडिविजुअल बनाया है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे हम उन्हें एक नया नाम देते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या फिर उसको हम प्रोजनी बोलते हैं। तो जो नया इंडिविजुअल बन रहा होता है, जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं या फिर प्रोजनी बोलते हैं। इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कार्बन कॉपी मिलने वाली है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट होती है। Asexual reproduction is found only in the lower and primitive organism. Lower का मतलब क्या है? जो हमने एनिमल किंगडम में बहुत सारे वो क्लासिफाई किए हुए हैं फाइलम्स, उनमें जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रिमिटिव मींस प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, उनमें प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। फिजन है, बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजेनरेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फिजन से शुरू करेंगे। तो पहला है फिजन। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। इन दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई एक सिंगल है, ऑब्वियसली डिवाइड करोगे तो या तो 2 में डिवाइड होगी या मोर देन 2 हो सकती है। यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर फिजन प्रोसेस हो रहा है, फिजन और फ्यूजन 2 वर्ड्स होते हैं। फ्यूजन का मतलब है किन्हीं 2 चीजों को मिलाना, और फिजन का मतलब है कोई एक सिंगल चीज है उस चीज को ब्रेक करना। मींस क्या है? 2 पार्ट्स में तोड़ो, और आपकी इच्छा है कि आप उसको 2 पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो या मोर देन 2 पार्ट्स में। In this process, the organisms divides into 2 or more parts. Each part is able to produce a new individual. Asexual reproduction में यही होगा कि यहाँ पे क्या है? एक सेल से जब 2 सेल्स बनते हैं, तो ये 2 सेल्स, अब ये वाला इंडिविजुअल, इसकी अलग पहचान होगी और इसकी अलग पहचान होगी, और फिर ये फर्दर आगे 2 सेल्स बना सकते हैं, ये आगे 2 सेल्स बना सकते हैं। सेम चीज, ये जो यहाँ पे 2 बने होते हैं, ये भी 2 बना सकते हैं, ये भी 2 बना सकते हैं, और मोर देन 2 भी बना सकते हैं। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। फिजन भी 2 तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन इज इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा आपके सिलेबस में है, डाइजेशन से लेके हर एक चीज अमीबा में भी पूछी जाती है, तो इसके रिप्रोडक्शन को आप याद रखोगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, इनका कोई भी फिक्स शेप एंड साइज नहीं होती, बिकॉज ये एक सिंगल सेल है। ये रहा इनका न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है अमीबा। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अमीबा। अमीबा का न्यूक्लियस सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन रिफर करता है न्यूक्लियस को, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? एक ही सेल के अंदर, ये जो सेल है आपकी अमीबा की बॉडी, सिंगल सेल, इसी सेल में क्या होगा?
ये न्यूक्लियस धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं अपने आप को और फिर डिवाइड करने लगते हैं। यहाँ पे बीच में कवरिंग आने लगती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये अमीबा का एक सिंगल, ये पेरेंट बॉडी है, ये है पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। मींस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। फिर कुछ टाइम बाद देखा जाएगा इस सेल के अंदर, ये जो सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल के अंदर कुछ टाइम बाद आपको दिखने लगेंगे 2 न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, 2 न्यूक्लियस दिखेंगे। साथ साथ में क्या होता है, डुप्लीकेशन प्रेजेंट होता है। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, खैर प्रोकैरियोट्स में तो कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स वगैरह इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हुई। ये प्रोसेस क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस मींस सेल डिवाइड कर गए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे आपका ये जो सेल होता है, पहले फिगर बना लेते हैं फिर समझते हैं सारी चीजें। सेकेंड प्रोसेस नेक्स्ट ये होगा। आफ्टर दैट आप कुछ तरीके, इस तरीके से फिगर देखने वाले हो। सॉरी, ये चीज है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये पेरेंट बॉडी थी, ठीक है, जिन्होंने रिप्रोडक्शन करना है, इन्होंने रिप्रोडक्शन करना है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे 2 में, ठीक है। यहाँ पे हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद ऐसा देखा जाता है कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस प्रोसेस के जस्ट आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सेल अपने आप को एक्सटेंड करेगी, और ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करती है कि यहाँ पे एक कवरिंग बन जाएगी। दोनों पहले ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सटेंड होती है, तो बीच में जो वॉल होगी वो बहुत हल्की हो जाती है। कुछ टाइम बाद फिगर ऐसे दिखता है कि ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। आफ्टर द साइटोकाइनेसिस यहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। एक पेरेंट बॉडी ने 2 डॉटर सेल्स को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग बने 2 ऑफस्प्रिंग, और ये अपने पेरेंट के एग्जैक्टली कॉपी होते हैं, इसीलिए इनको हम क्लोन्स बोलते हैं। ये चीज आपको भूलनी नहीं है। बाइनरी फिजन अमीबा में कैसा है, अमीबा का फिगर हर कोई बना लेगा, बहुत इजी है। एक न्यूक्लियस आपको दिखाना है, न्यूक्लियस दिखाने के बाद सेकेंड स्टेप में आप कैरियोकाइनेसिस दिखाओ, मींस न्यूक्लियस का डिवीजन। थर्ड में आप एक ऐसा फिगर ड्रॉ करो जहां पे एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। फिर फोर्थ फिगर में क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस दिखाई जाएगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस के बाद लास्ट स्टेप आता है जहां पे रिप्रोडक्शन के बाद, मींस ये क्या था, ये आउटपुट दिख रहा है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट आपको यही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर, ये तो बीच का प्रोसेस है, तो प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। खैर फिगर ड्रॉ करते टाइम, बट हमें यही चीज बतानी थी कि अभी तक हम बात कर रहे थे पेरेंट बॉडी से कैसे प्रोजनी बन जाती है, कैसे ऑफस्प्रिंग बन जाता है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। और इनके बाकी जो ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, साइटोप्लाज्म, वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन प्रेजेंट होता है अमीबा में एंड पैरामीशियम में। फिजन का सेकेंड पार्ट है, पहला हमने बाइनरी फिजन पढ़ा। फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन, किस तरीके से होता है। मल्टीपल फिजन, अभी हमने बात की फिजन हो रहा है, फिजन का मतलब है तोड़ना किसी चीज को, किसी चीज का खंड करना, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तो बाइनरी का मतलब होता है डबल, एक चीज से 2 चीज में तोड़ना, हो गया बाइनरी फिजन। एक चीज को मल्टीपल फिजन, कई बार तोड़ना, कई सारी चीजों में ब्रेक करना, हो जाएगा मल्टीपल फिजन। तो ऑब्वियसली यहां से आइडिया लग रहा होगा आपको, नेम से पता चल रहा है, फिजन का मतलब है किसी चीज का टूटना, ठीक है, या फिर ब्रेक होना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक सेल बॉडी है, सिंगल सेल, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होने लगता है, यहाँ पे
एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करेगा बहुत सारे पार्ट्स में। कुछ टाइम बाद ऐसा देखा जाता है एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और फिर जब ये सेल फुली ग्रो कर जाती है, यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सेल क्या करती है, अपने आप को रप्चर कर जाती है। भाई बहुत ज्यादा भर जाएगी तो लास्ट में क्या होगी, ब्रस्ट कर जाएगी। तो ये जो वॉल है ये क्या करती है, एक कॉर्नर से फट जाती है। फटने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे सारे जो भी न्यूक्लियस हैं इनको बाहर की तरफ निकाल देती है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये सारे फिर कवरिंग बन जाएगी इनके ऊपर जितने भी न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर नई कवरिंग, नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने के बाद वो एक नया सेल कहलाने लगता है। मींस क्या है, एक पेरेंट बॉडी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। एक बॉडी का रिप्रोडक्शन हुआ, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, आफ्टर द रिप्रोडक्शन ये बहुत सारे फिजन्स करते हैं। मींस इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, और एक सिंगल सेल से कई सारे सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से इस फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया है फिजन। फिजन के दो टाइप्स होते थे, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा एंड पैरामीशियम में देखा जाता है, मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, कुछ एल्गीज में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है बडिंग। फिजन के बाद दूसरा है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, आई होप थोड़ा बहुत नाम से क्लियर होगा। इन दिस प्रोसेस द पेरेंटल एनिमल, ठीक है, जो पेरेंटल एनिमल है, जो पेरेंट है, प्रोड्यूस अ स्मॉल प्रोजेक्शन आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। यहाँ पे क्या होगा, जो पेरेंट है वो अपनी बॉडी से एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकालते हैं, ठीक है, बलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बड बोलते हैं। दिस प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है इसको हम बड बोलते हैं। और मिनिएचर एनिमल इट फर्दर ग्रोज इन साइज, धीरे धीरे क्या होगा कि वो साइज में ग्रो करेगा, और जब वो फुली डेवलप्ड हो जाता है तो जो मेन पेरेंट बॉडी होती है उससे सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको हाइड्रा का, आप यहां से देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले पेरेंट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकला, प्रोजेक्शन निकलने के बाद धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। पहले पेरेंट बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेंगे, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद जब ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं तो जो पेरेंट बॉडी होती है इनको अपनी बॉडी से सेपरेट कर देती है। तो यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी से नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये था बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस ईस्ट में भी देखा जाता है। ईस्ट एक फंगस का एक्सेप्शन है, बिकॉज जो सारे फंगस होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, बट ईस्ट इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे ईस्ट यूनिसेलर होता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलर फंगस। व्हेन ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है जैसे हाइड्रा में होती है, बट थोड़ा सा शेप का मैटर करता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इनके ऊपर बड फॉर्म होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, चेन ऑफ बड्स मिलते हैं, ठीक है, और उन सारे जो बड्स निकले होते हैं, सारे बड से एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक पेरेंट सेल होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलेगा, प्रोजेक्शन निकला, यहाँ पे फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस हो रही है। कैरियोकाइनेसिस होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस अपने जैसा एक डॉटर न्यूक्लियस सेल बनाएगा। डॉटर न्यूक्लियस सेल को जो ये बड्स है उनमें ट्रांसफर कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर क्या होगा, जब वो बड ग्रो कर जाता है, ग्रो करने के बाद पेरेंट बॉडी खुद उसको सेपरेट कर देती है। तो ये बडिंग ईस्ट में भी देखा जाता है। जो हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा बडिंग का, बडिंग देखा जाता है हाइड्रा में एंड ईस्ट में देखा जाता है। ईस्ट यूनिसेलर फंगस है। ये हो गया। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड पार्ट क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही कॉमन मेथड है। कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होते हैं, इन द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। फंजाई में एग्जाम्पल दिया हुआ है राइजोपस का। राइजोपस में स्पोर्स होते हैं, ठीक है, और स्पोर्स को प्रोड्यूस कौन करता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर की बात होने लगी है, ठीक है, फंगस की हम बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर। आपको पता है जब मिलियंस
यूनिसेलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सिंगल सेल ही रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब मल्टी सेलर की बात आती है तो वहां पे क्या होने वाला है कि वहां पे जो बॉडी है, कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेल में हर एक सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ऐसे ही इनके पास भी रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। यही स्पोरेंजिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पे डेवलप होंगे? इनके पास फंगल एक ब्रांच होती है जिसको हम हाइफी बोलते हैं। आप फिगर में देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने राइजोपस की बात करी हुई है, राइजोपस में हाइफी है, ठीक है, हाइफी प्रेजेंट होते हैं जिसको हाइफा भी बोलते हैं। और यही हाइफी से क्या होता है, पहले स्पोरेंजियम बनते हैं और उसी स्पोरेंजिया पे कई सारे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। स्पोरेंजिया कुछ टाइम बाद बर्स्ट कर जाता है, फट जाते हैं और सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स जहां जहां गिरते हैं वहां पे नए फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम कंडीशन ये जो फंगस वाली है, सेम कंडीशन देखी जाती है बैक्टीरिया में, बट बैक्टीरिया में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, अगर बैक्टीरिया किसी अनफेवरेबल कंडीशन में है, सपोज दैट कि वो जहां पे है प्रेजेंट वहां पे वैसी कंडीशंस नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, अपने स्पोर्स को स्टोर कर लेते हैं एंडोस्पोर्स में, सिस्टिस में, कोनिडिया में या गोनिडिया में, ठीक है। कई टाइप के ऐसे बॉडीज बना लेते हैं अपनी बॉडी में। और जब आपका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ये स्पोर्स को अपने बाहर की तरफ निकाल देते हैं और तब वहां पे क्या होता है, स्पोर्स से नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन मेनली देखा जाता है बैक्टीरिया और फंजाई में। नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन, अब यूनिसेलर एंड प्रोकैरियोट्स की बात खत्म हो गई है, हमने मेनली यूनिसेलर की। यूनिसेलर में ज्यादातर बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, ठीक है, मींस फिजन और फिर बडिंग देखे जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन की हम बात करते हैं तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे एग्जांपल से आप समझो स्पाइरोगायरा, दैट इज अ एल्गी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक पोर्शन इनका मेन बॉडी से डिटैच कर दिया जाता है, ठीक है। कोई भी अपना छोटा सा पोर्शन, सपोज दैट ऐसे हम प्लांट्स में देखते हैं, एग्जांपल लेके आप समझो, यहाँ पे क्या है, प्लांट का कोई भी पार्ट है वो क्या है, ग्रोइंग टिप ही है। प्लांट का कट करो एक पार्ट तो वो नया प्लांट बना लेता है। तो ऐसे ही क्या होता है, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। कैसे होगा फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा की बॉडी का एक पोर्शन कोई भी डिटैच कर देती है ये, और जो ये डिटैच्ड पोर्शन होता है वो जहां पे गिरता है वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। But in the majority of multicellular organisms, reproduction by this method is not possible due to increasing complexity and cellular specialization. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये मल्टीसेलर में है, लेकिन जब धीरे धीरे आप फाइलम में और इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि सेलुलर कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है, सेल्स और स्पेशलाइज्ड होने लगती है, डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ वहां पे सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये मेथड बहुत सुटेबल नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में कुछ इस तरीके से होगा, स्पाइरोगायरा में फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वही फिलामेंट बाद में ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और जितने पार्ट्स में ये ब्रेक होते हैं फ्रेगमेंट करते हैं, हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट पार्ट है रीजेनरेशन का। हमने अभी तक 4 पार्ट पढ़े। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय द फिजन, दूसरा हमने पढ़ा बडिंग, फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन एंड हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ हम पढ़ने जा रहे हैं रीजेनरेशन का। रीजेनरेशन मींस क्या, दोबारा से जेनरेट करना किसी चीज को। रीजेनरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज। लोअर एनिमल्स लाइक स्पंज हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, प्लैटीहेल्मिन्थीज हो गया, वही सारे ये, इनके पास बहुत अच्छी पावर होती है रीजेनरेशन की। They can regenerate entirely new organism from a small fragment. Suppose that कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करो, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो, तो उनका जो हर एक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट आप सपोज दैट एक कोई आपको मिला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होना किस
फाइलम का चाहिए, वो हो सकता है स्पंज का, ठीक है, पोरीफेरा का हो, सीलेंट्रेटा का हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। तो इनके ऑर्गेनिजम्स बहुत ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन शो करते हैं। तो आप इनकी बॉडी को जितने पार्ट्स में कट करोगे वो हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये कुछ इसी तरीके से है कि एक राक्षस को मारो तो वैसे 10 राक्षस पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे रक्त बीज का था कि एक ब्लड गिर रहा है तो हर एक खून से उसके नए नए राक्षस पैदा हो रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, वही चीज पाई जा रही है कि यहाँ पे इनको कोई वरदान नहीं मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिजेनरेशन पावर ग्रेट होती है, इसी वजह से ये आप इनकी बॉडी को जितने पार्ट्स में कट करोगे हर एक बॉडी पार्ट से, हर एक सेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट इन दिस ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है, वो भी है कि ये हमेशा लिविंग रहते हैं, और फिर यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, अगर हाइड्रा को बहुत सारे पीसेस में कट कर लो, हाइड्रा में देखो, हाइड्रा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, रीजेनरेशन करके भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वहां पे क्या है, वो बडिंग करते हैं। मेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोर्स करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग प्रोसेस के थ्रू हाइड्रा रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रा की बॉडी को बहुत सारे पीसेस में कट कर दिया जाए तो हर एक पीस कैन गिव बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। प्लानेरिया में देखा जाता है, प्लानेरिया इज अ एग्जांपल ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑल्सो हैज अ ग्रेट कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। प्लानेरिया की बॉडी को, ठीक है, प्लानेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इनकी बॉडी को आप जितने पार्ट्स में कट करोगे ना, जितने भी, यहां से कट किया, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, तो हर एक सेगमेंट ये वाला नया बॉडी बना लेगा, ये वाला नया, ये वाला नया, ये नया, ये नया। मींस क्या है, जितने पीसेस में कट करोगे, जितने प्लानेरिया चाहिए उतने पीसेस में कट कर दो, उतने प्लानेरिया आपको फिर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये है, इनको 3 पीसेस में कट कर दिया गया, तो जो ये तीनों सेगमेंट है 3 नए प्लानेरिया को जन्म दे देगी, तो ये रीजेनरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने अभी एनिमल्स में बात कर ली, तो प्लांट्स में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जा रही थी। प्लांट्स में आप फिजन नहीं कर सकते हो, प्लांट्स में बडिंग नहीं होगी, और ना ही प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन होगा, ना ही रीजनरेशन होता है, ना ही फ्रेगमेंटेशन होता है। तो भाई प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता, प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और प्लांट्स मेनली यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। नए प्लांट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, किसी भी एक पार्ट से डेवलप हो जाएंगे। द ऑफस्प्रिंग सो प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। मीन्स क्या है, जैसे अमीबा हुआ या फिर हमने जो सारे प्रोसेस किए हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एग्जैक्ट कॉपी मिलती है, तो प्लांट्स में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाला है वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के या फिर सिमिलैरिटी हर एक तरह से आइडेंटिकल होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज नेचुरल बट इट ऑन कैरीड आउट आर्टिफिशियली एज वेल। यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, पर यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जाता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम नेचुरल पढ़ेंगे एंड देन हम आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टेम पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा अगर खुद से प्लांट्स को कराना है, ठीक है। तो अपुंशिया जैसे नागफनी है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शो करते हैं उनकी बॉडी का कोई पार्ट, ठीक है, कोई भी एक पार्ट जहां पे गिरेगा वो वहां पे नए ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। स्टेम पार्ट इन अपुंशिया, अपुंशिया का किसी भी स्टेम का कोई एक पार्ट एंड अदर देन कैक्टाई डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। जब भी वो ग्राउंड पे फॉल करेगा तो वो इन्वायरमेंट पाते ही ग्रो कर जाता है। Many plants develop vegetative buds on their leaves. These buds on detachment can give rise to a new plant. यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे बहुत बड्स प्रेजेंट होते हैं और वो
जो मार्जिनल होती है वहां से नए नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। आपने आइस की पोटैटो आइस देखी होगी, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पोटैटो पे निकली होते हैं, तो वो जो पोटैटो पे आई बर्ड्स बने होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो एक नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आप अपने नॉर्मल लाइफ में ये चीजें देख सकते हो। कैक्टस का एग्जाम्पल हमने देख लिया, जो ये पोटैटो वाले एग्जाम्पल हमने देखे वो भी वही है। और यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है और लीफ की जो मार्जिनल होती है, मार्जिनल ये साइड वाली, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ टाइम बाद इनको स्टोर कर दो या फिर आप प्लांट में ही रहने दो, तो इनकी जो लीव्स की मार्जिन होती है, मार्जिन से कई सारे प्लांट्स को, कई सारे नए ब्रायोफिलम के प्लांट्स को ये जन्म दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल नॉच मीन्स जो मार्जिनल बर्ड्स होते हैं ब्रायोफिलम के, कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स ऑन डिटैचमेंट। जब ये डिटैच्ड होंगे मीन्स ये प्लांट से गिर गया, सपोज दैट एक लीफ गिर गई और इसको आपने अच्छा खासा स्टोर करके रखा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसके मार्जिन से बहुत सारे नए प्लांट्स निकले होते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड, आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। आर्टिफिशियल मेथड में हमने 6th 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है कि लेयरिंग करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। वी नो दैट द प्लांट सेल्स आर मोर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज यही समझते हैं। आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक सिंगल सेल से बना हुआ है। सिंगल सेल का नाम क्या होता है, जाइगोट, ठीक है। ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी हैव सिमिलर जेनेटिक मटेरियल एज फाउंड इन द जाइगोट, ठीक। दिस इज बिकॉज ऑल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम जाइगोट बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है मीन्स माइटोसिस होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जाइगोट से आगे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो वहीं पे रुक जाएगी बात, और आगे अगर होते हैं तो जाइगोट से फिर आगे बनते हैं। यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू अ जाइगोट ईच लिविंग सेल ऑफ द बॉडी इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे जाइगोट आगे डिवाइड करता है माइटोसिस डिवीजन करके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, वैसे ही हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी जैसा एक नया ऑर्गेनिजम्स बना सके। तो यहाँ पे टोटीपोटेंसी की हम बात क्या कह रहे हैं कि ये जो कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, कि हर एक लिविंग सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिजम्स बना सके। दिस कैपेबिलिटी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। और ये कैपेबिलिटी अगर आप देखो एनिमल्स के कंपैरिजन में तो प्लांट्स में बहुत 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 हाई होती है। एनिमल्स में हाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टिश्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। तो यही था बेसिकली टोटीपोटेंसी। कहाँ थे हम, ये रहा। हमें पता है कि प्लांट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टोटीपोटेंट होते हैं। सो दे कैन बी फोर्स्ड टू रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। नेचुरल मेथड तो होता ही है, आप ये बहुत ज्यादा टोटीपोटेंट है तो इनको आर्टिफिशियल मेथड से भी बहुत ज्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है। Thus, all the techniques or methods which are carried out by human beings to produce plant vegetatively आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। भाई जहां पे भी ह्यूमन इंक्लूड हो जाएगा वो चीजें आर्टिफिशियल कहलाने लगेंगी, नेचुरल कुछ रह नहीं गया। यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब आर्टिफिशियली होता है, कटिंग कर सकते हैं, स्टेम को कट कर सकते हैं, रूट को कट करके नया प्लांट बनाएंगे, लेयरिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, गुटी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला होता है कटिंग। तो कटिंग बहुत बेसिक सा है, नाम से ही है कि मीन्स कट करके कुछ स्टेम मतलब रूट से लेके जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से थोड़े लेयर तक क्या करेंगे, प्लांट को कट कर लेते हैं और फिर उसको ले जाके वापस से लगा देते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा खासा न्यूट्रिएंट देते हैं, बढ़िया एनवायरनमेंट दे देते हैं, जिससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये कटिंग बहुत सिंपल है। इट इज अ सिंपल मेथड इन विच अ सुटेबल पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट, या तो स्टेम का या तो रूट का 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट कुछ ग्रो करने लायक रहे वहां पे, इज कट एंड इज प्लांटेड इन द सॉइल। सॉइल में प्लांट कर देते हैं अलॉन्ग विद सम न्यूट्रिएंट, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट दे देंगे, एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं।
कटिंग आर कॉमनली यूज इन प्लांट्स लाइक लेमन हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कटिंग करके नया प्लांट ग्रो किया जाता है। कुछ इस तरीके से आप ये नहीं भी फिगर देखो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ कटिंग कैसे, सबने कहीं ना कहीं कटिंग करके प्लांट्स लगाए होंगे। लेयरिंग की बात करते हैं। इन दिस मेथड अ ट्विग ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन बिलो द लेवल ऑफ द सॉइल। इसको समझो आराम से। सपोज दैट आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, कहीं भी ग्राउंड पे लगा हुआ या फिर किसी गार्डन में लगा हुआ एक प्लांट है। अब उस प्लांट पे हमने क्या किया, उस प्लांट को थोड़ा सा बेंड किया आपने, और बेंड करने के बाद उसको ग्राउंड लेवल तक लाओ और ग्राउंड लेवल में अंदर तक, ठीक है, उसको कर दो ऊपर से सॉइल से उस चीज को ढक दो। तो जो पार्ट अंदर की तरफ गया हुआ है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वहां पे रूट्स निकल आते हैं। रूट्स निकलने के बाद एक नया प्लांट वहां पे बन जाता है। तो ये भी एक मेथड है लेयरिंग का कि हम सॉइल की लेयरिंग कर देते हैं उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो उससे वहां पे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। This bent part is called a layer. A small incision is made in this layer. Now the portion is covered. जो सॉइल से कवर किया जाता है वहां पे मॉइस्चर दिया जाता है टाइम टाइम पे, ठीक है। जल्दी ही जो कवर्ड पोर्शन होता है वो एक नया रूट डेवलप कर लेता है और मेन बॉडी पार्ट से सेपरेट कर दिया जाता है। फिर सेपरेट होने के बाद एक प्लांट ये अलग पेरेंट प्लांट हो जाता है और उससे प्रोड्यूस किया हुआ ऑफस्प्रिंग न्यू प्लांट। लेयरिंग इज कॉमन इन प्लांट्स लाइक जैस्मिन हो गया, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप वाइन, चेरी, इन सारे प्लांट्स में लेयरिंग करके नए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। बेसिकली क्या है, यही एक प्लांट है, प्लांट का कुछ पार्ट आप बेंड करो, बेंड करने के बाद इसको ग्राउंड के अंदर इसके ऊपर से सॉइल को कवर कर देते हैं और फिर सॉइल कवर करने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ से इस पार्ट से भी रूट्स निकल आते हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। जब ये प्लांट ग्रो कर जाएगा अच्छा खासा तो यहाँ से अलग कर दिया जाता है। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से एक नया ऑफस्प्रिंग तैयार कर दिया जाता है। थर्ड मेथड आता है ग्राफ्टिंग का। अब ये ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में ऐसा है कि अभी तक हमने क्या किया, कट किया, कट करके लगा दिया। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स ऐसे होंगे, एक की कोई अच्छी कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, किसी का रूट पार्ट बहुत अच्छा होगा, किसी का कुछ और कैरेक्टर बहुत सुपीरियर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग प्लांट को लिया हमने, उनके जिनके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों को लाके हम ऐड कर देते हैं, कुछ टाइम तक इस पे पट्टी वट्टी लगा देते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पे नए कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं। कैसा है यहाँ पे देखिए, इट इज अ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट को लेते हैं हम और यहाँ पे एक नया प्लांट प्रिपेयर करते हैं। वन प्लांट, कैसे प्लांट्स को हम लेते हैं, विच हैज अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, एक ऐसा प्लांट लो जिसके पास स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है, इज सेलेक्टेड एज स्टॉक, इसको हम स्टॉक या फिर बड बोलते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ अनदर प्लांट, जो दूसरा वाला प्लांट हम ले रहे हैं उसकी ब्रांच को सेलेक्ट किया जाता है एज स्कियोन। ये स्टॉक एंड स्कियोन आप याद रखो कि ग्राफ्टिंग में ही ये वर्ड्स यूज होते हैं। जो हमने स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम लिया उसको एज अ स्टॉक हम लेते हैं और जो हमने दूसरे प्लांट का ब्रांच लिया हुआ है उसको एज अ स्कियोन लेते हैं। स्कियोन इज यूजुअली सेलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स दैट हैव सुपीरियर कैरेक्टर। जो स्कियोन हम लेते हैं मींस ब्रांच ऑफ द अनदर प्लांट, ठीक है, जो दूसरे प्लांट का ब्रांच हम ले रहे होते हैं उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर सुपीरियर होते हैं, उनको एज अ स्कियोन चूज किया जाता है। द सूट ऑफ द स्टॉक, और जो ये स्टॉक है उनके सूट को मींस उनके स्टेम को कट किया जाता है 20 to 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। लीव्स और बड्स को रिमूव कर देते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं, जो स्कियोन हुआ उसका पार्ट और जो स्टॉक होता है उसका पार्ट, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कट करते हैं, फिर जिससे क्या होगा दोनों अटैच कर सको आप, दोनों इजीली ज्वाइन हो सके। और इनको फिक्स करने के बाद इन दोनों पार्ट को इन पे अच्छी खासी बहुत लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। लेयरिंग करने के बाद एक ग्राफ्टिंग वैक्स आता है उसे लगा देते हैं जिससे कोई भी इन्फेक्शन हो तो इससे प्लांट को हम बचा सकते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं यहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री कट आर मेड इन स्टॉक एंड स्कियोन। कॉम्प्लीमेंट्री कट लगाते हैं जिससे क्या हो, इजिली ये दोनों फिट हो जाए आपस में। फिटिंग के बाद उस एरिया को जहां पे दोनों को कट करके फिट किया गया बहुत टाइटली
एक टफ थ्रेड से टाई कर देते हैं। देन इट इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैग टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन। ग्राफ्टिंग कहाँ पे देखा जाता है? मैंगो प्लांट में, ठीक है, कि ये वाली वैरायटी है, वो दूसरी वाली वैरायटी है, तो दोनों वैरायटी को मिला के एक नई वैरायटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, रबर प्लांट हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, तो इन सारे में ग्राफ्टिंग यूज की जाती है ऐसे प्लांट्स में। कुछ इस तरीके से दिखता है। पहला क्या हुआ, हमने कॉम्प्लीमेंट्री कट लगाया हुआ है, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों को अटैच कर देते हैं, स्क्योन और स्टॉक को, फिर इन पे एक अच्छा खासा टाई कर देते हैं और इस चीज को कवर कर देते हैं जिससे कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हो तो अगर कोई भी चीज आप पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो आप अपनी लाइफ में, तो हर एक चीज की अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई होती है, ठीक है, कुछ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ लॉस होता होगा। सेम ऐसे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द ओनली नोन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट। ये चीज तो बहुत सही चीज है कि आपको पता है कि ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं। हमारे पास गेहूं हुआ, चावल हुआ, ठीक है, जो भी सीरियल्स वगैरह होते हैं हम उनके सीड्स को स्टोर कर लेते हैं और फिर आगे जब टाइम आता है तो उनको सीडिंग कर देते हैं उनकी। लेकिन हर एक प्लांट में सीड तो प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको आप कैसे रिप्रोड्यूस करोगे? क्या वो चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी? तो जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही एक बेस्ट मेथड है। सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होता है जिससे वो आगे क्या रिप्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल्स है बनाना और शुगर केन, बहुत सारे और भी प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एडवांटेज हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टेस्ट में, स्मेल में कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं आती, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इन सब की। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होता है यहाँ पे। सर्वाइवल रेट की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने सीडिंग से कई सारे प्लांट्स लगाए, ठीक है, आपने सीड लगाए, अब वहां पे क्या होता है, चांसेस कम होते हैं कि हर एक सीड से प्लांट हो या ना हो। लेकिन जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो भी सर्वाइवल रेट आता है, सर्वाइवल का चांस आता है, वो 100% होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ क्विकर मेथड ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही क्विक मेथड होता है। इन एरियाज, ऐसे एरिया जहां पे सीड जर्मिनेशन बार बार फेल हो जाते हैं, तो वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा के प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, क्योंकि अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे क्या है भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं लोग तो सीडिंग पे ज्यादा जाएंगे ही नहीं, ठीक है, सीड को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बहुत क्विक मेथड होता है, सीड में टाइम लगता है। तो लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अगर हर एक पर्सन वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने लगा है तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा सोसाइटी में। तो वही चीज है, ओवर क्राउडिंग होने लगती है और इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग। सीड्स को आप स्टोर करके सालों तक, बहुत टाइम तक रख सकते हो, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जा सकता है। बट अभी तक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो होते हैं उनके लिए कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया गया है, आप इनको बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ पेरेंट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर। क्विक मेथड तो है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सीडिंग में क्या है, अगर डिजीज वाला सीड है तो भाई 10% चांस होता है कि ये हो या ना हो, ठीक है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या होता था कि वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्लांट है, मींस पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से 100% चांस होता था सर्वाइवल रेट का। तो भाई जितनी भी डॉटर सेल्स होंगी, जैसा पेरेंट है वैसे ही कॉपी बनने वाली है। तो एक डिजीज वाला है तो पूरी की पूरी क्रॉप हमने लगा दी है, और क्या है, सारे प्लांट्स डिजीज वाले हो सकते हैं। तो मतलब डिजीज जो है वो क्या है, पेरेंट से सारी डॉटर सेल्स में स्प्रेड हो जाती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस एब्सेंस होने की वजह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज दैट कि किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, जैसा पेरेंट था एग्जैक्ट वैसे ही प्रोजनी होने वाली है, एग्जैक्ट वैसे ही ऑफस्प्रिंग होने वाली है। तो आप दो कंडीशन को सपोज करो कि एक एनवायरनमेंट दूसरा था तो वहां पे पेरेंट ने सरवाइव कर लिया। अब जब पेरेंट से आप कई सारे प्रोजनी को बना रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ये चीजें आई तो पेरेंट के ही कैरेक्टर्स प्रोजनी में दिखने वाले हैं।
लेकिन क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज कर दिया गया, इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है, या कुछ नई चीजें इंक्रीज हो गई, तो जो एडाप्टेशंस पेरेंट की थी वही एडाप्टेशंस इनकी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस उन्होंने उस हैबिट को अडाप्ट किया हुआ था, इस हैबिट को ये अडाप्ट नहीं कर पाते, तो सारी क्रॉप्स क्या होती है, खराब हो जाती हैं। Undesirable characters cannot be eliminated and desirable characters cannot be introduced. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप अपनी तरफ से जो भी अनडिजायरेबल है कि आपको ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, हम 2 प्लांट्स को ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि हमें कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स भी आएंगे। सारी चीजें, अगर एक प्लांट की कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ खराब भी हो सकती हैं, तो अगर आप उस खराब को हटाना चाहो तो ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगा अगर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ना तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं, ना ही अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को नहीं हटा सकते। एक और चीज प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इट इज एडवांस मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, इसमें क्या है, एक एडवांस मेथड है इन विच सम सेल्स, कोई एक प्लांट है जिसकी किसी स्पेशल सेल को हम निकाल लेते हैं और वहां से क्या होता है, उसको यूज करके एक नया प्लांट बनाते हैं। एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। इस मेथड में क्या होगा कि जो एक प्लांट है उसका सुटेबल सेल, आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो वाला सेल आप लोगे और इस चीज को हम ले लेते हैं। लेते कहाँ से, ग्रोइंग टिप से लेते हैं, या तो शूट टिप या तो रूट टिप, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यूज से ये चीजें नहीं ली जाती हैं। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया प्लांट का, और जो पार्ट हम लेते हैं उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज एक्सप्लांट, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना। इट इज नाउ ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट रिच कल्चर मीडियम, और फिर इसको एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है जहां पे ये अच्छे से ग्रो कर सके। द सेल्स इन द मीडियम मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बहुत फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं और एक बिग मास ऑफ द सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बिग मास ऑफ सेल है इसको हम बोलते हैं कैलस। तो 2 चीजें आप याद रखो, जब रैपिडली डिवीजन होने लगता है, डिवीजन के बाद एक बिग मास ऑफ सेल बनता है, बिग मास ऑफ सेल को नाम देते हैं कैलस। और यहाँ पे जो मेन प्लांट का हमने एक टिप लिया हुआ होता है, उस टिप को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। फिगर कुछ इस तरीके से है। पहले क्या है कि यहाँ पे साइटोकाइनिन, अगर आपको याद हो तो हमने हार्मोन्स में पढ़ा था, साइटोकाइनिन प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, और रिजल्ट क्या आता है, बहुत सारे सीडलिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, साइटोकाइनिन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सीडलिंग कैन बी शोन टू रेज द न्यू प्लांट। फिर क्या होता है, जो सीडलिंग्स होते हैं उनको हम ले जाते, लगा देते हैं और फिर ये नए नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इस टेक्निक को मेनली यूज क्यों किया जाता है, फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट, जो भी सजावट वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। मेन एडवांटेज इस मेथड का क्या है, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन अ कंप्लीटली डिजीज्ड फ्री इन्वायरमेंट। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से जो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या है, कई तरह के डिजीज कॉज्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप एक डिजीज फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हो प्लांट्स को। मोर ओवर इन अ स्मॉल टाइम, ठीक है, कम टाइम में ही लार्ज अमाउंट ऑफ द प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। सो ये था टिश्यू कल्चर। फिगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि हमने जो एक्सप्लांट लिया हुआ है, मींस प्लांट का एक टिश्यू, इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद क्या होता है, कम ही टाइम में ये ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर एक मेथड पढ़नी है। पहला पार्ट था हमारा फिजन का, दूसरा हमने पढ़ा बडिंग। बडिंग देखा जाता है हाइड्रा में कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, नॉट प्लांट बॉडी, वहां पे क्या होगा कि बड के फॉर्मेशन, एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम बड बोलते हैं, और उसी बड से बाद में बड ग्रो कर जाती है और मेन बॉडी से अलग कर दी जाती है। अलग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी हो जाती है, एक ऑफस्प्रिंग हो जाता है। सेम चीज बडिंग ईस्ट में देखा जाता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक
जो हाइफी होती है, ठीक है, हाइफी से स्पोरेंजिया में कई सारे स्पोर्स बनते हैं और फिर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उन सारे स्पोर्स सेल्स फट जाती है और फिर सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। जहां जहां वो स्पोर गिरेंगे वहां पे नया ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो जाता है। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, फिर हमने देखा था किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन में होता है कि एक फिलामेंट को ब्रेक किया जाता है। फिलामेंट जहां जहां से ब्रेक होता है वो वहां पे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। सेम चीज रीजेनरेशन में होती थी कि जो भी हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म मींस पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए, इनके मेंबर्स में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। तो इनकी बॉडी को आप कई पीसेस में अगर कट करो तो हर एक सेगमेंट, हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर लेता है। रीजनरेशन के बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से प्रेजेंट होती है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, हम सब कुछ समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारी चीजें आपको पढ़नी है कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है एंड फिर एनिमल्स में किस तरीके से होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।